बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्लास 12 का फर्स्ट लेसन हमारा चला था भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसका एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें पहला टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका, भारत के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। वो दोनों स्रोत हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब हम आज पढ़ेंगे भारत की जो वैभवपूर्ण उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा प्राचीन भारत की ऐसी क्या उपलब्धि है जिसके कारण हम कह सकते हैं इसका अतीत बहुत ही वैभवशाली था या संपन्न था हर दृष्टि से। तो आज हम भारत के वैभवपूर्ण अतीत में वैभवशाली भारत की 4 उपलब्धियां आज हम पढ़ेंगे। आगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारे पास 4 उपलब्धियां हम इसमें कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहला है भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। भारतीय जो संस्कृति थी यह केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के हर देशों में इसका संचार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। कैसे हुआ, कौन कौन से क्षेत्रों तक हुआ, ये अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। दूसरी इसकी उपलब्धि थी प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, जलयानों के बारे में, नावों के बारे में, समुद्री मार्गों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तीसरा प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति, यानी इतिहास के पूर्व की जो पाषाण संस्कृति थी उसके काल, उस समय के औजार, उस समय के उपकरण, उसकी जानकारी पढ़ेंगे। और चौथा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे अपन प्रागैतिहासिक शैल कला, यानी प्राचीन कालीन जो शैल कला थी, पत्थरों पर जो कला लिखी जाती थी उनके बारे में। अब सबसे पहले हमारा आज का पहला जो भाग है, उपलब्धि जो है वह भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। सबसे पहली चीज इसमें आप देख रहे हैं कि भारत ने कभी भी दूसरे देश पर आक्रमण करके वहां पर अपनी संस्कृति को थोपा नहीं, यानी कहीं पर भी भारत के द्वारा आक्रमण करके और उस पर अपनी विजय प्राप्त करने के बाद अपनी संस्कृति को उसके थोपा नहीं गया था, अपितु भारतीय लोग बाहर के देशों में गए या बाहर के लोग जब भारतीय देशों में आए तो आपसी समन्वय के कारण, यानी यहाँ पर युद्ध कारण न होकर कारण क्या रहेगा, सांस्कृतिक समन्वय। सांस्कृतिक समन्वय हुआ, यानी एक संस्कृति का दूसरी देश से संपर्क हुआ और उससे आकर्षित होकर वहां के देशों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट हमारी चीज यही बनती है, यही उपलब्धि है भारत की कि भारत ने कभी भी बाहरी देशों पर या दूसरे देशों पर आक्रमण कर उस पर वहां पर अपनी संस्कृति को थोपा नहीं था, अपितु ये जो संस्कृति का प्रचार हुआ इसका प्रमुख माध्यम क्या था, सांस्कृतिक समन्वय प्रमुख माध्यम था। यानी संस्कृति के आदान प्रदान के कारण हमारी संस्कृति जो थी वो बाहर के देशों में फैली या उसका प्रचार प्रसार हुआ। दूसरी चीज है भारतीय संस्कृति की अक्षुणता। अक्षुणता का मतलब क्या होता है, कभी ना समाप्त होने वाली, जो कभी भी समाप्त न हो, कभी भी समाप्त या नष्ट न हो, अक्षुण बनी हुई रहती है। श्रेष्ठ तो है ही ये सभी संस्कृतियों से। तो भारतीय संस्कृति की अक्षुणता श्रेष्ठता को भारतीय इतिहासकारों ने तो इसकी तारीफ की है। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस देश में रहा उसकी तारीफ करेगा, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को क्या मिल रही है कि भारतीय संस्कृति के बारे में भारतीय इतिहासकारों ने तो लिखा ही है, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है कि विदेशी इतिहासकारों के द्वारा भी, उनके द्वारा भी अपने ग्रंथों में, अपनी पुस्तकों में भारतीय संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उनको लिखा गया। तो ये भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारतीय इतिहासकारों के, अगर हम कहते हैं कि भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस संस्कृति को उजागर किया गया या इसकी तारीफ लिखी गई या इसकी प्रसिद्धि के बारे में लिखा गया, तो हम ये कह सकते हैं ये केवल एक पक्ष का विवेचन है या एक पक्ष को मानते हुए हम देख सकते हैं कि ये हो सकता है कि पक्षपातपूर्ण नीति यहाँ पर अपनाई गई हो। लेकिन ये भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारतीय इतिहासकारों के अलावा जो विदेशी इतिहासकार थे, जो बाहर से व्यक्ति आए थे या विदेशों में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को, उनकी खासियत को, उनकी अच्छाइयों को अपने ग्रंथों और पुस्तकों में लिखा। अब इनमें कौन कौन से विदेशी इतिहासकार है, जिसे सबसे पहला हम देखते हैं सर वॉल्टर रेले। सर वॉल्टर रेले ने क्या कहा है कि मानव प्राणी का निर्माण स्थल किसको माना है, भारत को, कि एक मनुष्य का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है। भारत के अलावा किसी दूसरे देश को महत्व नहीं दिया है इन विदेशी इतिहासकारों ने। दूसरा इतिहासकार है कर्नल अलकाट। कर्नल अलकाट ने भी क्या कहा है, मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत को माना है, मानव का स्थल भी भारत को माना है वॉल्टर रेले ने। और उसी बात को कर्नल अलकाट ने किया है कि अगर किसी की संस्कृति का उद्गम भी है, जो भारतीय संस्कृति उत्पन्न, मानव की जो संस्कृति है उसका उद्गम भी कहाँ पर हुआ है, भारत में ही हुआ है। मानव की जो संस्कृति है, रहन सहन है, तौर तरीके, उनका उद्गम स्थल भी किसको माना गया है, भारत को ही माना गया है। वॉल्टेयर जो अगला इतिहासकार है वह क्या कहता है, ऋग्वेद को अमूल्य बताते हुए भारत के प्रति आभार प्रकट किया है।
जब वोल्टेयर भारत आए थे तब इनको हमारे जो 4 वेद है उनमें से जो सबसे प्रथम और प्राचीन वेद है ऋग्वेद की एक प्रति इनको भेंट के स्वरूप दी गई थी भारतीय लोगों के द्वारा। जब उन्होंने उस प्रति को स्वीकार किया तब ये कहा कि पाश्चात्य देश जो है, पश्चिमी देश जो है, वह हमेशा इसके लिए भारत के ऋणी रहेंगे। उनका ये आभार रहेगा कि उन्होंने ऋग्वेद की प्रति उनको भेंट स्वरूप दी है। मैक्स मूलर जो अगला इतिहासकार है वह क्या कहता है, संपूर्ण ज्ञान का भंडार कहाँ पर है, भारत में। अगर कहीं से भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर हमें किसी भी विषय में किसी ज्ञान को प्राप्त करना है तो उस ज्ञान की प्राप्ति में कहाँ से होगी, भारत से होगी। जैसा कि हमने साहित्यिक स्रोतों में भी पढ़ा था कि भारत में संपूर्ण ज्ञान का भंडार किसको कहा गया, वेदों को कहा गया। वेद जो है वह ज्ञान के भंडार है, समृद्ध भंडार है। तो यहाँ पर मैक्स मूलर का कहना भी यही है कि ज्ञान का भंडार उन्होंने किस देश को बताया है, हमारे भारत देश को बताया है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया है। तो अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया है, जम्बू द्वीप कहा गया है। क्रॉस क्वेश्चन या फिर बन सकता है कि भारत को जम्बू द्वीप किस पुराण में कहा गया है, तो अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। 1 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्रॉस में दोनों आपको याद करना है। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया है, तो आप बताओ कि अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत को जम्बूद्वीप किस पुराण में कहा गया है, तो भारत को जम्बूद्वीप अग्नि पुराण में कहा गया है। पुराण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। पुराणों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 18 होती है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। उसी में से एक पुराण है अग्नि पुराण, जिसमें भारत को क्या कहा गया है, जम्बू द्वीप कहा गया है। नेक्स्ट फिर 1 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, समुद्री पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। क्वेश्चन बनता है द्वीपांतर किसे कहते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, समुद्री पार के भारतीय प्रदेशों को, जो समुद्र के पार थे, समुद्र के दूसरी ओर थे, छोटे छोटे टापू जो द्वीप बने हुए थे, उन्हें क्या कहते थे, द्वीपांतर कहा जाता था। ये हमारी नेक्स्ट उपलब्धि है, भारतीय संस्कृति का विस्तार। अब भारत का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ, भारत में तो वही था, अब विदेशों में भारत के बाहर कहाँ कहाँ हुआ। सबसे पहला आपको याद रखना है जावा इंडोनेशिया, सुमात्रा इंडोनेशिया में, मलाया दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य का हिस्सा है, कंबोज जिसे कंबोडिया कहा जाता है, श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम, चंपा दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र, बर्मा जिसका वर्तमान नाम क्या है, म्यांमार, लंका वर्तमान नाम श्रीलंका आदि देशों तक फैला हुआ था। ये सारे देश आपको याद रखने हैं। ये भी 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किन देशों में हुआ। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोज, श्याम, चंपा, बर्मा, लंका। अब यहाँ पर आपको किसी किसी देश के प्राचीन नाम भी पूछ सकते हैं, तो आपको उनके प्राचीन नाम भी याद रखना है। जैसे थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था, श्याम, बर्मा का वर्तमान नाम क्या है, म्यांमार, कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था, कंबोज। तो ये सारे देशों के नाम और उनके प्राचीन नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन क्या है, भारतीय लोग जल और थल मार्ग से भारत के बाहरी देशों में गए। अब यहाँ पर कि भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हुआ वह दोनों मार्गों से हुआ। कौन कौन से, जल और थल, यानी समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग, दोनों मार्गों से भारतीय लोग बाहर के देशों में गए और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अब वहां पर क्या है, पहला तो दिया हुआ है, बाहर के देशों में जाकर उन्होंने क्या किया, साम्राज्य स्थापन, साम्राज्य की स्थापना की, या तो उस क्षेत्र पर जाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया, या वहां के देशों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। जिसका एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने यूनानी जो शासक था सेल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध किया था। उन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसकी संधि की शर्त में एक शर्त क्या थी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो ये वैवाहिक संबंधों के कारण भी यूनानियों की भारतीय संस्कृति से संपर्क स्थापित हुआ, उनको भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताओं ने आकर्षित किया और उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया। ऐसे ही काफी सारे विदेशी शासक भी यहाँ पर आए थे, जैसे शक है, हूण है, कुषाण है।
ये सारी बाहरी जातियां भी जिस समय भारत पर आई तो आक्रमण के उद्देश्य से थी, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये सारी बाहरी जातियां भी भारतीय संस्कृति को इन्होंने अपना लिया और यहीं पर आत्मसात हो गई या यहीं पर इनका विलीनीकरण हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार तो जो था वो दोनों मार्गों से हुआ, चाहे जल मार्ग हो चाहे थल मार्ग हो, और वहां पर दो कारणों से या दो तरीकों से भारतीय संस्कृति प्रचार प्रसार किया गया। पहला क्या है, साम्राज्य का स्थापना करके, और दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करके। अब आपके 1 नंबर का फिर क्वेश्चन बनता है, कौंडिन्य ने फूनान संस्कृति का निर्माण किया। क्वेश्चन बनता है, फूनान संस्कृति का निर्माण किसके द्वारा किया गया, कौन था व्यक्ति, कौंडिन्य नामक वीर ने फूनान संस्कृति का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनता है, कंबोडिया कौन सा भारतीय व्यक्ति पहुंचा था, तो कंबोडिया कौन पहुंचा था, कंबू जो है वह कंबोडिया पहुंचा था। नेक्स्ट याद रखना है, श्री विजय ने कहां पर साम्राज्य स्थापित किया था, सुमात्रा में। और क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि सुमात्रा में साम्राज्य स्थापित किस भारतीय व्यक्ति द्वारा किया गया, तो कौन था वह, श्री विजय। अश्ववर्मन भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ पहुंचा था, बोर्निया पहुंचा था। बोर्निया कौन सा भारतीय वीर पहुंचा था, अश्ववर्मन। ये सारे नाम आपको याद रखना है। कौंडिन्य ने फूनान संस्कृति का निर्माण किया, कंबू ने कंबोडिया का निर्माण किया या कंबोडिया पहुंचा था, श्री विजय ने सुमात्रा में साम्राज्य स्थापित किया, और अश्ववर्मन ने बोर्निया पहुंचा। नेक्स्ट उपलब्धि जो आती है अपनी वह है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। जैसा भी आपने पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार जो था वह जल और स्थल मार्ग दोनों मार्गों से हुआ था। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जल मार्गों के द्वारा जब देशों से बाहर गए तो उसकी क्या उपलब्धि है जिसके कारण वह आसानी से पहुंच गए, तो हमारे यहाँ की जलयान शक्ति जो थी, नाविक शक्ति जो थी, वह भी अपने आप में भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देखो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, प्राचीन समय में जलयान के लिए संस्कृत शब्द नव का प्रयोग किया जाता था। नव शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, जलयानों के लिए। नव शब्द कौन सी भाषा से बना हुआ है, संस्कृत भाषा से बना हुआ है। बाद में उर्दू का शब्द नाव का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि किसका पर्यायवाची था, नव का पर्यायवाची था। यानी नव की जगह पर जो संस्कृत शब्द था उसके स्थान पर उर्दू शब्द नाव का प्रयोग होने लगा। और अंग्रेजी में नव गति को यानी जलयान को क्या कहा जाने लगा, एक से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहा जाने लगा, नेविगेशन कहा जाने लगा। हजारों वर्ष पूर्व जलयान, अब यहाँ पर जलयान की शक्तियां बताइए कि किस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो इतने शक्तिशाली होते थे कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों सागरों में कोई भी समुद्री तूफान आते थे उनको आसानी से ये जलयान झेल लेते थे। और इसके साथ ही हजारों यात्रियों को एक साथ इतने बड़े तूफान में भी दूसरे देशों तक पहुंचा देते थे। ये भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यहाँ के जहाज इतने शक्तिशाली होते थे। ऐसा नहीं है कि समुद्री मार्ग में बीच में ही अटक जाते थे, तो समुद्री मार्ग में जाने के लिए जो जलयान प्रयोग किए जाते थे, जो हमारी यहाँ की नाविक शक्ति थी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि काफी सारे तूफानों के आने के बाद भी वह नाविकों को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा देते थे। समुद्री मार्गों के तट पर कई विकसित बंदरगाह थे। बंदरगाह समझते हैं आप, बंदरगाह जहां पर एक ऐसा स्थान, समुद्री स्थान, समुद्र के किनारे का स्थान, समुद्री तट पर स्थित वह भाग जहां से किसी व्यक्ति को, वस्तुओं को, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्री मार्ग के द्वारा भेजा जाता है। तो जहां पर रुकने का स्थान होता है, जहां से माल को उतारा जाता है, व्यक्तियों को उतारा जाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है। नेक्स्ट आता है, अभी अपने पढ़ा बंदरगाह के बारे में, तो सबसे विकसित बंदरगाह कौन सा था, लोथल। कहाँ पर है लोथल, वर्तमान में गुजरात। लोथल जो था वह सबसे विकसित बंदरगाह था। अब यहाँ से मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों में क्या होता था, व्यापार होता था। यानी प्राचीन काल में हमारा जो विकसित बंदरगाह था वो कौन सा था, लोथल बंदरगाह था। ये अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें भी पढ़ेंगे अपन कि लोथल जो बंदरगाह है वो आज का जो वर्तमान का हमारा जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है उसका कंपैरिजन किया जाए तो उसी के बराबर, यानी हजारों वर्षों पूर्व भी जो बंदरगाह था वह आज के बंदरगाह की तुलना के बराबर है। ये हमारे भारत की बहुत महान उपलब्धि है कि वर्तमान का जो विशाखापट्टनम जिस तरह से विकसित है वैसा ही
हजारों वर्ष पूर्व कौन सा बंदरगाह विकसित था? लोथल। अब मैप में आपसे पूछा जाता है लोथल को अगर आपको भरना है तो कौन से राज्य में आप भरेंगे? गुजरात में। पश्चिमी तट में और कौन से बंदरगाह थे? सोपारा और भृगुकच्छ। ये दोनों भी कहाँ पर है? पश्चिमी तट गुजरात में। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से राज्य में आ रहा है। लोथल, सोपारा और भृगुकच्छ तीनों ही बंदरगाह थे। सबसे विकसित बंदरगाह तो लोथल हो गया, इसके अलावा सोपारा और भृगुकच्छ बंदरगाह भी थे। तीनों ये जो बंदरगाह है कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। पश्चिमी क्षेत्रों से ही लगभग हमारे बाहरी व्यक्ति जो थे, बाहरी विदेशी जाते जो थे, वो पश्चिमी भाग से आई थी। तो पश्चिमी भाग से ही बंदरगाह इतने विकसित हुए थे जहां से व्यक्तियों को या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे देशों में भेजा जाता था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरब सागर का प्राचीन नाम क्या था? रत्नाकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में, अरब सागर का प्राचीन नाम क्या था? रत्नाकर। और बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम क्या था? महोदधी। पढ़ते हैं हम नक्शे में, हमारा जो भारत देश है वह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पता है ना, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उसमें अरब सागर है एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे दक्षिण में हमारे हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पर है हमारा अरब सागर और इस तरफ है हमारी बंगाल की खाड़ी और यहाँ है हमारा हिंद महासागर। अब यहाँ पर कहा है कि अरब सागर जो था इसका प्राचीन नाम क्या था? रत्नाकर। और बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम क्या था? महोदधी। 1 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर और बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम महोदधी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, युक्ति कल्पत्रु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजा भोज के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? राजा भोज के द्वारा युक्ति कल्पत्रु पुस्तक लिखी गई। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सबसे पहला तो यही कि युक्ति कल्पत्रु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो धार के राजा भोज के द्वारा। फिर क्वेश्चन बनता है युक्ति कल्पत्रु पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो राजा भोज के द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पत्रु से हमें नौका निर्माण और नौकाओं के प्रकारों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में, नौका निर्माण और नौकाओं की प्राचीन कालीन नौकाओं के निर्माण और प्रकारों की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? युक्ति कल्पत्रु पुस्तक से। किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? धार के राजा भोज के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नाविकों के द्वारा लौह मत्स्य यंत्र, जो कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, इसका प्रयोग किया जाता था। कौन सा यंत्र था? लौह मत्स्य यंत्र, जिससे कि उनको दिशाओं का ज्ञान होता था कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं समुद्री मार्ग में यात्रा करते समय। अब यहाँ पर नौका संगठन का जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसे क्या कहते थे? नौकाध्यक्ष। नौका का प्रमुख क्या कहलाता था? कर्णधार या फिर महासारथ। पतवार चलाने वाला क्या कहलाता था? नियामक। और जलपोत का प्रबंध करने वाला क्या कहलाता था? दत्त रश्मि ग्राहक। ये सारे नाम आपको ध्यान होने चाहिए, वापस रिपीट कर रही हूँ। नौका संगठन का प्रमुख नौकाध्यक्ष, नौका का प्रमुख कर्णधार या महासारथ, पतवार चलाने वाला नियामक और जलपोत का प्रबंध करने वाला दत्त रश्मि ग्राहक कहलाता था। नेक्स्ट उपलब्धि आती है हमारी 30वीं उपलब्धि, भारत में प्राग ऐतिहासिक और पाषाण संस्कृति। अब यहाँ पर सबसे पहले इनका अर्थ समझना है। सबसे पहले इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा तब से वर्तमान तक के जो क्रियाकलाप है वह क्या कहलाता है? इतिहास। यानी इतिहास में हमको लिखित सामग्री में जो स्रोत मिलते हैं, जिनका विवरण हमारा कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, वह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का अगर सिंपल भाषा में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? अतीत में घटित होने वाली घटनाएं। लेकिन इतिहास में किनको शामिल किया जाता है कि अतीत में घटित होने वाली वे घटनाएं जो कहीं ना कहीं हमें लिखित रूप में प्राप्त होती है, जिनके हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ये चीजें होती थी, तो ये तो कहलाता है इतिहास। दूसरा दिया हुआ है प्राक इतिहास। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राक प्लस इतिहास। कहीं कहीं पर इसको प्राक को प्राग भी बोलते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। प्राग या प्राग का पहले क्या मतलब होता है? पहले, यानी इतिहास के पूर्व की जो घटना थी वह क्या कहलाती है? प्राक इतिहास।
इतिहास के पूर्व जो घटनाएं घटित हुई जिसका लिखित विवरण हमारे पास में नहीं है, ठीक है ना, जिसका लिखित विवरण हमारे पास नहीं है, जो लिखित विवरण हमारे पास है वो तो किसमें आ जाएगा, इतिहास के अंदर आ जाएगा। और जिसका हमारे पास कोई लिखित, क्योंकि जिस समय भाषा का निर्माण नहीं हुआ था, व्यक्तियों को, मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था, विचारों को व्यक्त करने की कोई भी विधि प्रचलित नहीं हुई थी, वह सारा इतिहास किसके अंतर्गत आता है, प्राक इतिहास के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न उठता है कि जब कोई लिखित सामग्री मेरे पास नहीं है तो उसको इतिहास में कैसे शामिल किया गया, या उसकी जानकारी किससे मिलती है, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक अवशेषों से। जैसे कि हमने स्रोत में पढ़ा है, पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं, जो खुदाई में अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, जैसे उस समय के औजार हैं, उपकरण हैं, उस समय की कोई इमारतें हैं, स्मारक है, बर्तन है, इन सारी चीजों के आधार पर, जिसका लिखित में कहीं विवरण नहीं है, केवल उन औजारों को देखकर, उस समय के जो अवशेष बच गए हैं उनको देखकर हम उस इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का भी हम अवशेषों के आधार पर ही उसका इतिहास निर्धारण करते हैं। अब आता है पाषाण युग। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। कि प्राचीन कालीन जो मनुष्य था वह अपने औजार और उपकरण किसके बनाता था, पत्थर के बनाता था, इसलिए उस युग को किस नाम से जानते हैं, पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अब प्राचीन कालीन जो पाषाण युग था उसको 3 भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर में केवल प्रकार पूछे जा सकते हैं और इसके अंदर की डिटेल को 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पाषाण काल को कितने काल में बांटा गया है, 3 कालों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल से पहले का, फिर पाषाण काल के मध्य का नव पाषाण काल और पूरा पाषाण के बीच का काल मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल यानी मध्य पाषाण काल के बाद से लेकर अभी तक का जो काल है वह किसमें आता है, नव पाषाण काल के अंदर आता है। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल में अंतर बताइए लघुत्रात्मक क्वेश्चन में। या क्वेश्चन बनता है आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन में कि नव पाषाण काल की विशेषताएं बताइए, या मध्य पाषाण काल की विशेषताएं बताइए, या पूरा पाषाण काल की विशेषताएं बताइए। मोस्टली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नव पाषाण काल की विशेषताएं, और या तीनों में अंतर। आपको तीनों की चीजें याद होनी चाहिए, तीनों की विशेषताएं याद होनी चाहिए। जो विशेषता है वही इसके अंतर में आपको लिखनी है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल का निर्धारण कब से माना जाता है, आज से 20 लाख वर्ष पहले का जो समय था उसे हम किस काल में मानते हैं, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मानते हैं। वहीं पर मध्य पाषाण काल का समय कब तक माना जाता है, आज से 12,000 वर्ष पूर्व का जो काल है, सॉरी आज से नहीं, ईसा से माना जाएगा। ये ईसा से 12,000 वर्ष पूर्व का जो काल था वो मध्य पाषाण काल कहलाएगा। नव पाषाण काल में क्या है, मध्य पाषाण काल के बाद का जो समय है वह किसमें आता है, नव पाषाण काल में। तो तीनों के काल याद होने चाहिए आपको, पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व, मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व, और नव पाषाण काल मध्य पाषाण काल के बाद का समय। ये तो हो गया इनका काल निर्धारण। अब दूसरे विषय से आते हैं कि औजार और उपकरणों से संबंधित। कि पूरा पाषाण काल में जो औजार उपकरण बनते थे वो बड़े और मोटे होते थे, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। समझ में आ रहा है कि पूरा पाषाण काल में ज्ञान की कमी थी लोगों में, धीरे धीरे उन औजार उपकरणों के उपयोग करने के बाद में आगे के कालों में उनमें परिवर्तन आने लगा। तो पूरा पाषाण काल में जो औजार उपकरण बनते थे वो बहुत ही बड़े होते थे, मोटे बनते थे और उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। वहीं हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो उपकरणों का आकार क्या होने लग गया, छोटा होने लग गया। जो मोटे और बड़े होते थे अब उनका आकार क्या होने लग गया, छोटा होने लग गया। वहीं पर नव पाषाण काल में बिल्कुल विकसित अवस्था आ गई यहाँ पर। तो यहाँ के औजार क्या हो गए थे, सुगठित, बहुत अच्छे गढ़े हुए होते थे, चिकने किए जाते थे उनको, और उनका एक निश्चित आकार होता था। यानी यहाँ पर पूरी विकसित अवस्था आ गई। यहाँ पर औजारों का जो विकसित रूप है वो हमें देखने को मिलता है। पूरा पाषाण काल में घुमक्कड़ जीवन का मतलब क्या होता है, जो एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है, वह कहलाता है घुमक्कड़ जीवन। इस काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न काल, दूसरा है मध्य काल और तीसरा है उच्च काल। इसको पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ,
व्यक्ति शिकार करने लगा और शिकार के साथ साथ में पशुपालन करने लगा और इसके साथ ही कच्ची झोपड़ियों में रहने लगा। यहाँ तो सिर्फ घुमक्कड़ जीवन था, घूमता रहता था, एक स्थान पर टिका नहीं रहता था, एक स्थान पर गया, कंदमूल फल खाया और दूसरे स्थान पर जाने लगे। जैसे एक जगह पर रह रहा है, किसी जंगल में रह रहा है, वहां पर जितने फल फूल वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पर उसकी आवश्यकता पूरी हो रही है, उन फलों को प्राप्त कर लेता था। अब मानो जैसे उस जंगल में या उस पेड़ से फल समाप्त हो जाते हैं, तब वो खाने की तलाश में क्या करता था, उस स्थान को छोड़ देता था और दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता था। तो ये तो था घुमक्कड़ जीवन। अब जब मनुष्य ने शिकार करना प्रारंभ किया, शिकार करके जानवरों का शिकार करने लगा, उनके मांस को खाने लगा और पशुपालन, अपने पशुओं को पालने लगा और उनके द्वारा सारे कार्य करने लगा। और यहाँ पर कच्ची झोपड़ियों में, यहाँ पर स्थायी निवास नहीं है, कच्ची झोपड़ी यानी कुछ समय तक एक जगह पर टिककर रह रहे हैं, फिर कुछ समय यानी यहाँ पर तो बहुत ही कम समय तक एक स्थान पर टिकते थे, यहाँ कुछ निश्चित समय तक स्थान पर रहने लगे, फिर उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। जबकि नवपाषाण काल में क्या हुआ, पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण विशेषता नवपाषाण काल की, ये पशुपालन तो यहाँ हो ही रहा था, या पशुपालन के साथ साथ क्या था, कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। अब कृषि कार्य करने के कारण किसका निर्माण हुआ, कच्ची बस्तियों का। कैसे कि जब मनुष्य को ऐसा लगा कि कृषि कार्य हमें प्रारंभ करना है। अब ये दिमाग में कब है मनुष्य के, पता है, यहाँ घुमक्कड़ जीवन से प्राय है कि जिस समय प्रारंभिक समय क्या होते थे, मनुष्य ने जैसे किसी फलों को खाया और फलों की जो गुठलियां वगैरह होती थी, बीज जो होते थे, उनको फेंक दिया जाता था। जब वे पुनः वापस उस स्थान पर आते थे, घूमकर अब स्थान तो परिवर्तित होते थे, जब वापस वहां पर फलदार पूरे पेड़ जो फलदार फलों से भर जाता था, तब उनको धीरे धीरे महसूस होने लगा कि जो बीज उनके हमारे द्वारा जो त्यागे गए थे, छोड़े गए थे, वहीं पर क्या हुआ, पुनः नए बीजों का, नए पौधों का निर्माण होने लगा। तो जब नए पौधा निर्माण, तो उनके दिमाग में किस चीज की बात आई, कृषि कार्य करने की, कि हम खेती बाड़ी करके भी, कृषि कार्य करके भी एक स्थान पर रह सकते हैं। अब यहाँ पर कच्ची बस्तियों का निर्माण कैसे है, अब ऐसा तो नहीं है कि आज हमने बीज बोए और कल फसल उत्पादित हो गई, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करते थे कि कृषि कार्य में बीज बोने से लेकर उसकी कटाई तक का जो समय होता था, उसकी पूरी देखरेख करने के लिए व्यक्ति को उस स्थान पर रहना आवश्यक होता था। ऐसे में मनुष्य ने क्या किया, अपने खेतों या क्षेत्रों के पास ही कच्ची बस्तियों का निर्माण किया और वहां पर रहना प्रारंभ किया। मतलब यहाँ पर एक स्थायी जीवन जो था वो यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। ओके, ये लघुतात्मक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने सबसे लास्ट, चौथी जो उपलब्धि है वह है प्राग ऐतिहासिक शैल कला। शैल कला का मतलब क्या है, पत्थरों पर, दीवारों पर जो कला की जाती थी, जो चित्र उकेरे जाते थे, उनको शैल चित्र कहते थे। उन पर जो कला की जाती थी, अब पत्थरों से जैसे मूर्ति कला भी, मूर्ति भी बनी जा सकती है, उनसे औजार भी बनाए जा रहे हैं पत्थरों से, उन पत्थरों पर कुछ लिखा भी जा रहा है, वह सारी किसके अंतर्गत आती थी, शैल कला के अंतर्गत आती थी। अब इसमें देखो अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है, शैल चित्र किसे कहते हैं, एक नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शैल चित्र क्या है। तो गुफाओं की छतों और दीवारों पर बनने वाले चित्र क्या कहलाते हैं, शैल चित्र। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मनुष्य जिस समय गुफाओं में रहता था, उस समय वो अपने भावों को और विचारों को व्यक्त करने के लिए वहां की दीवारों पर, जिस स्थान पर रह रहा है, वहां की दीवारों पर चित्रों को उकेरता था, चित्रों को बनाता था अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो उन चित्रों को क्या कहा जाता है, शैल चित्र, यानी पत्थरों पर या दीवारों पर बनने वाले चित्र। अब राजस्थान में शैल चित्र कहाँ कहाँ मिलते हैं, चंबल नदी घाटी क्षेत्र में, जयपुर में, अलवर, कोटा, बाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि स्थान पर क्या मिलते हैं, हमें शैल चित्र मिलते हैं। तो राजस्थान के क्षेत्र आपको याद रखना है कि राजस्थान में किन किन स्थानों से शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। तो कौन कौन से हैं, चंबल नदी घाटी क्षेत्र, जयपुर, अलवर, कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़। अब राजस्थान के बाहर आता है मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, कल भी बताया था मैंने, भीमबेटका गुफा जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका गुफा जो है वह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गुफाओं में दीवारों पर जो चित्र बने हैं उसके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कई बार मैप में आपसे भीमबेटका जगह पूछी जाती है, भीमबेटका कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी की गुफा भी एमपी में, भोपाल, विदिशा, सागर, ये सारे क्षेत्र कहाँ पर हैं, एमपी में। देखो, एक तो स्टेट आ गया अपना राजस्थान के क्षेत्र बता दिए, दूसरा मध्य प्रदेश के, तीसरा और अंतिम है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी में। यूपी में किस जगह से शैल चित्र के प्रमाण मिलते हैं, मिर्जापुर से। कहाँ से मिले, मिर्जापुर से शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। चारों
उपलब्धियां हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।